तो चलिए बात करते हैं साल 2025 के उस दिन की जब लाल किले पर एक कार बॉम्ब धमाका हुआ। एक ऐसी घटना जिसने ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज हम इसी केस की तह तक जाएंगे और इसकी जांच की हर परत को खोल कर देखेंगे। तारीख थी 10 नवंबर 2025। जगह पुरानी दिल्ली। दिन तो बिल्कुल आम सा था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढल रही थी वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कुछ ऐसी हलचल कैद हो रही थी जो आगे चलकर देश के इतिहास में एक काला अध्याय लिखने वाली थी। और देखिए इस धमाके का और उसके बाद जो आग भड़की, उसका नतीजा बहुत ही भयानक था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और न जाने कितने ही लोग जिंदगी भर के लिए जख्मी हो गए। अब जरा सोचिए, हमले के लिए जगह कौन सी चुनी गई? लाल किला, एक ऐतिहासिक धरोहर, ठीक बगल में खचाखच भरा मेट्रो स्टेशन और हमेशा भीड़ से भरा रहने वाला बाजार। यह चुनाव कोई इत्तेफाक नहीं था। मकसद सिर्फ जान माल का नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि देश के दिल पर, उसकी राजधानी पर एक गहरा सांकेतिक हमला करना था, एक डरावना संदेश देना था। तो धमाका हो चुका था, अफरा तफरी का माहौल था और इसी बीच जांचकर्ताओं का सबसे पहला और मुश्किल काम शुरू हुआ। मलबे के ढेर से सुरागों के इकट्ठा करना। यहीं से फोरेंसिक टीम ने इस पूरी पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। और जब घटनास्थल की छानबीन शुरू हुई तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई। जानते हैं क्या? मलबे में कीले, बॉल बेरिंग, मतलब किसी भी तरह के छर्रे मिले ही नहीं। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, ये कोई साधारण क्रूड बॉम्ब नहीं था। ये एक ब्लास्ट वेव डिवाइस था जो कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। इसे इंसानों से ज्यादा इमारतों और गाड़ियों जैसी चीजों को तबाह करने के लिए बनाया जाता है। और ये इस बात का पक्का इशारा था कि इसके पीछे कोई नौसिखिया नहीं, बल्कि एक माहिर बम बनाने वाला है। अब जैसे ये पता चला, केस की गंभीरता कई गुना बढ़ गई। फौरन इस मामले को यूएपीए के तहत दर्ज किया गया, यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जो भारत का सबसे सख्त आतंकवादी विरोधी कानून है। और फिर केस को लोकल पुलिस से लेकर देश की सबसे बड़ी काउंटर टेररिज्म एजेंसी एनआईए, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया। देखिए, जब भी कोई केस एनआईए को दिया जाता है ना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत होता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार इसे एक मामूली क्राइम नहीं मान रही, बल्कि इसे एक आतंकवादी हमला माना जा रहा है। एक ऐसा हमला जिसके तार दूसरे राज्यों और हो सकता है सरहद पार तक जुड़े हों। तो अब एनआईए के हाथ में केस था और उनकी जांच की पहली कड़ी बनी वो कार जिसमें धमाका हुआ था। लेकिन जैसे ही एजेंट्स ने उसके रजिस्ट्रेशन नंबर को खंगालना शुरू किया, वो एक ऐसी पहेली में उलझ गए जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। पता चला कि वो कार तो कई बार बेची जा चुकी थी, लेकिन कमाल की बात यह थी कि किसी भी मालिक ने उसे अपने नाम पर ट्रांसफर ही नहीं करवाया था। और ये कोई भूल या लापरवाही नहीं थी, नहीं, ये जांच को भटकाने की एक सोची समझी चाल थी, ताकि जांचकर्ताओं का कीमती वक्त बर्बाद हो। खैर, काफी मशक्कत के बाद एनआईए ने आखिरकार उस शख्स की पहचान कर ही ली जो उस दिन उस कार को चला रहा था। नाम था उमर उन नबी। पर उसकी पहचान से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात कुछ और थी। उसका पेशा, वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक डॉक्टर था। एक डॉक्टर और एक बम धमाका। अब यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि यह किसी एक अकेले आदमी का काम नहीं हो सकता। उमर उन नबी तो इस बड़ी साजिश का सिर्फ एक चेहरा था। इसके पीछे एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क काम कर रहा था जो कई राज्यों में फैला हुआ था। इसके बाद तो एनआईए ने बहुत तेजी से एक्शन लिया। एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हुईं और बहुत जल्द एक पूरे आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया। एक ऐसा मॉड्यूल जिसकी जड़ें जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई थीं। और भी कई सबूत थे जो इस पूरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। जैसे कि ये पता चला कि कार को दिल्ली में किस रास्ते से लाना है, ये सब पहले से तय था। हमले के सुबह ही उसे फरीदाबाद टोल प्लाजा पर ट्रैक भी किया गया था। मतलब हर कदम बहुत सोच समझकर, बहुत सावधानी से उठाया गया था। तो देखिए, गिरफ्तारियां हुई, सबूत भी मिले, लेकिन इसके बावजूद कुछ सवाल आज भी अनसुलझे हैं। ऐसे सवाल जो आज भी जांच एजेंसियों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। और सच कहूं तो यही सवाल इस पूरी घटना को और भी ज्यादा खतरनाक और चिंताजनक बना देते हैं। अब सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल, इस साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन था? पैसा कहां से आया था? मतलब फंडिंग किसने की? और सबसे डरावनी बात, क्या इस नेटवर्क के कुछ और लोग भी हैं जो अभी भी आजाद घूम रहे हैं?
ये ऐसे सवाल हैं जो हमें ये बताते हैं कि इस तरह के नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ना कितना कितना मुश्किल होता है। और आखिर में ये पूरा केस हमें कट्टरता की उस अंधेरी दुनिया में झांकने पर मजबूर करता है। देखिए, किसी भी धमाके का धुआं तो कुछ समय बाद छट ही जाता है, लेकिन एक सवाल है जो हमेशा के लिए हवा में तैरता रह जाता है। एक ऐसा सवाल जो पूरे समाज को सोचने पर मजबूर करता है कि कोई इंसान जो जान बचाने की कसम खाता है, एक डॉक्टर, वो आखिर जान लेने वाला कैसे बन जाता है।